हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोग रोज़ डेली की डेली एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, एक जीएस का कर रहे हैं और एक इंग्लिश का कर रहे हैं हम। जैसे ही इसके देखिए तीसरा है, 7 और बचे हैं, इनको फिनिश कीजिए। धीरे धीरे ये 10 ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बुक करेंगे, तीसरी बुक करेंगे, चौथी बुक करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, पेपर तक मैं आपको इतने प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। क्योंकि देखिए ज़रूरी है प्रैक्टिस सेट, किस लिए ज़रूरी है? इससे हमारी चीज़ों को जो कमज़ोर हुई होती हैं उनके बारे में पता चलता है, जो गलतियाँ हो रही होती हैं उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं। पहला एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है और 1 से लेकर 3 तक उत्तर देने हैं। क्या लिखा हुआ है? साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव का गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वज्जनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात ना थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना स्थान नहीं रखते थे। प्राचीन काल से मुगल सम्राट के समय तक वही स्थिति रही है। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों में झुंड के झुंड विद्वान रागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। ये तो बात खैर सही है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? प्राचीन काल से पुस्तकालय, प्राचीन काल के पुस्तकालय, पुस्तकालय का इतिहास, पुस्तकों का संग्रह, पुस्तकालय और भारत। क्योंकि ये भारत के ऊपर और पुस्तकालय के लिए है तो बिल्कुल इसका पुस्तकालय और भारत होना चाहिए और यही आंसर भी सही है। दो नंबर देखिए क्या हो जाएगा। गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या होगी? साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन पुस्तकालय है। पुस्तकालय भारत की प्रसिद्धि के कारण रहे हैं। इन पुस्तकालयों के कारण चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों में झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। भारत के अतीत गौरव का कारण है। अच्छा, जो रेखांकित उचित व्याख्या का करता है गद्यांश, ठीक है, समझ गए। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना जीवन स्थान नहीं रखते थे। मुद्रण काल के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात ना थी। भारत ने संसार को पुस्तकों का संग्रह का महत्व सिखाया। ये भी बात सही है। खैर यहाँ पे जो अंडरलाइन जो पार्ट था पीछे के पैराग्राफ में, उसके हिसाब से सिर्फ ये पार्ट बिल्कुल आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर देखिए वही क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? देवालय, नृपालय, पुस्तकालय और मुद्रणालय। तो साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन उस समय पे क्या था? तो उस समय पे अगर देखा जाए तो पुस्तकालय था। आज भी, अब तो खैर पुस्तकालय नहीं है, अब तो मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है यार। 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टी की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो पत्र आता है, परिपत्र आता है, प्रेस विज्ञप्ति होती है, कार्यालय का आदेश होता है। तो क्या होता है? तो आपको ये कल भी बताया गया था, ये कार्यालय का आदेश होता है जिसके माध्यम से आपको अगर प्रमोशन हुआ है या आपकी नियुक्ति हुई है यानी कि ज्वाइनिंग हुई है या छुट्टियां स्वीकृत हुई हैं तो वो आपको इसके माध्यम से बताया जाएगा। 5 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है? कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन और परिपत्र। ये क्वेश्चन कल आया था, कल के प्रैक्टिस सेट में था, लेकिन बस उसकी भाषा थोड़ी सी चेंज थी और वो भाषा थोड़ी अलग होने की वजह से आपने वो आंसर अलग तरीके से समझा होगा। लेकिन यहाँ पे भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिसूचना। जितनी भी चीज़ें लिखी हैं कल मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन में बाकायदा बताई थी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान भी होगा इसके बारे में।
6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, ऐ, ओ और ऊ और ओ। यहाँ पे हमको जो है स्वर दे रखे हैं। देखिए जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं वैसे संयुक्त स्वर भी होते हैं, ठीक है, संयुक्त स्वर भी होते हैं। उसमें से ये 3 संयुक्त स्वर हैं, एक जो है संयुक्त स्वर नहीं है, जो बड़ा ऊ लिखा है ये हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। ए, ऐ, ओ ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। इसमें हास्य स्वर कौन कौन से आते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रीर। दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ होते हैं, ठीक है। तो ये शब्द जो होते हैं ये संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कहा क्यों जाता है? जैसे अगर ए बना है तो ए का मतलब होता है इसमें आ प्लस ई, ये संयुक्त स्वर बना देता है, ठीक। फिर आ और, लेकिन छोटा जब ए बनेगा तो उसमें ई थोड़ी ना आएगा। अरे अरे कहाँ जा रहा है भाई, ठीक है। छोटी रहती तो ए, और इधर ए छोटा प्लस बड़ी ए, तब ए बना देगा, और ये छोटा आ प्लस ऊ, ठीक है। और ऐसे ही बड़ा आ प्लस ऊ जब बनाता है तो औ बना देता है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो दंत के लिए आपको बताया था कि दंत बोलते समय इसमें ता आता है, तो जितने भी ता वर्ण वाली जो सीरीज होती है वो पूरी दंत की होती है। वर्णमाला का वीडियो भाई बिल्कुल भी मत देखना आप लोग, क्योंकि देख लोगे तो भाई वीडियो सीख जाओगे ना। वर्णमाला से जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है, और मैं कहता हूं कि अगर रियल में भी अगर कोई क्वेश्चन आ गया और दंत मान लीजिए कोई प्रैक्टिस सेट आपने वो पढ़ नहीं रखा है तो आप कैसे करेंगे? मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, इतने बार मैं बता चुका हूँ कि भैया आप लोग जो है वर्णमाला का वीडियो देख लीजिए, आपको वर्णमाला उसके बाद गलत नहीं होगी। मेहनत करके आपको चीज़ें दी जाती हैं लेकिन आप लोग उसको वरीयता नहीं देते हैं, इसीलिए जो है बाकी चीज़ों के पोर्शन के वीडियो नहीं आए। खैर, दंत में ता आता है, इसलिए जो ता वाला दंत बोलते समय ता पूरी तरीके से निकलता है, इसलिए जो ता वर्ण वाला जो होता है वो हमारा दंत वर्ण होता है। तो ता, था, दा, धा, ना। और ला भी जो हमारा होता है वो दंत वर्ण में ही गिना जाता है। ता, था, दा, धा, ना, ला और सा ये दंत वर्ण होते हैं। इसमें एक और सीरीज जुड़ जाती है का, ये सा, ये भी हमारा। यहाँ पे या जो होता है ये हमारा दंत वर्ण में नहीं आता है। चलिए 8 नंबर देखेंगे, संयोग से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग में उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, योग में खाली सम जोड़ना पड़ेगा, सम आधा सा, मतलब सा और आधा मा, बस काम हो जाएगा। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में तदति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तदति, तो इसमें तदत प्रत्यय का कौन सा प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से शब्द में तदत प्रत्यय का प्रयोग हुआ, वार्षिक, भिड़ंत, लड़ाई और मिलाप। तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वार्षिक हो जाएगा, क्योंकि भिड़ंत में क्या होता है? भिड़ प्लस अंत होता है, लड़ाई में लड़ प्लस आई होता है, मिलाप में मिल प्लस आई होता है, तो यहाँ पे वार्षिक। इसमें जो है नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं तो यानी कि तद्भव होना चाहिए था, तो पार्श्व, पाषाण, पहुना और पिटक, तो बिल्कुल पहुना जो हमारा तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द हो जाएगा। एवं का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? एवं का तद्भव रूप, तो सॉरी, अगर तद्भव रूप की बात करेंगे एवं और तथा यों, तो यों हो जाएगा। एवं और एवं में बस खाली मात्रा, एक बिंदु ऊपर लगा दी, एक आधा ना, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 12 नंबर 19-20 का अंतर वाला है, हाँ ये 19-20 का अंतर है बिल्कुल। 12 नंबर, गोद लिया हुआ पुत्र, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाता है? तो जो गोद लिया पुत्र होता है तो दत्त कहते हैं, दत्तक कहते हैं, दत्चित्र कहते हैं, या दंपत्ति कहते हैं, तो दत्तक कहते हैं। आज इस हिंदी में कुछ क्वेश्चंस इतने ज़बरदस्त थे शुरुआत में भाई, बताते हुए देखिए टाइम तभी ज़्यादा लगा लेकिन मज़ा आ गया भाई। चलो, मैंने खाली जगह में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द के लिए रिक्त स्थान भरना है। मैंने अंतःकरण में सोचा कि ऐसा भला क्यों होता है, मैंने मन में सोचा, मैंने चित्त में सोचा, मैंने आत्मा में सोचा। तो आप कहाँ सोचते हो? मन में सोचते हो, तो मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक। अच्छा, संबंध बोधक का मतलब होता है जब हम किसी को संबंध से बुलाते हैं, जैसे हे, हरे, भोज, ये सारी चीजें जो थी, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो किसके बिना? तो उसके बिना, तो यहाँ पे बिना शब्द ये जो है संबंध बोधक बन जाएगा। 15 नंबर, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पृष्ठ लिखा हुआ है, पर्याप्त लिखा हुआ है, प्रदर्शन लिखा हुआ है, ब्रजभाषा लिखा हुआ है, यहाँ पे इतनी चीजें लिखी हुई हैं। देखो,
ब्रजभाषा गलत लिखा हुआ है क्योंकि उसमें रा ऐसे वाला नहीं, नीचे गोल वाला लगता है, ठीक है। उसके बाद में जो प्रदर्शनी लिखा हुआ है तो साम में छोटी की मात्रा लगी हुई है, नहीं लगती है। क्यों, लेकिन यहाँ पे ब्रजभाषा तो बिल्कुल सही लिखा था, मैं क्यों गलत कर रहा हूँ भाई? मैंने तो बिल्कुल, ब्रजभाषा जो होता है शुद्ध शब्द तो यही होता है, और बर्तनी शुद्ध जो है वो यही लिखी हुई है, क्योंकि जो पृष्ठ होता है इसमें टा बना है और बल्कि पृष्ठ में ठा बनता है, ठीक। पर्याप्त, ये पर्याप्त जो लिखा हुआ है यहां पे ये सही नहीं है, पर्याप्त होता है, पर्याप्त नहीं होता है, पर्याप्त होता है। और प्रदर्शनी, प्रदर्शनी में जो है सा में छोटी की मात्रा लगाई है जो कि नहीं लगती है, तो प्रदर्शनी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। प्रदर्शनी कुछ ऐसे लिखा जाता है, तो यहां पे सही बर्तनी वाला शब्द ब्रजभाषा था। 16 नंबर, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? देखो मैंने आपको तभी भी कहा था काल को ध्यान से पढ़ लेना, काल का भी वीडियो मैंने पढ़ा के आपको दिया है, लेकिन वही चीज है, छोड़ो उसको सही करते हैं। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो आपकी अपनी चीज है, मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना। चलो, तो राम खाता है, खाता होगा, तो ये किस काल में है? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य और संदिग्ध सामान्य भविष्य। तो आप खुद सोचो, राम खाता होगा, खाता होगा, तो ये जो है, ये जो कंडीशन आ जाएगी ये संदिग्ध वर्तमान की कंडीशन हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? संदिग्ध वर्तमान की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें हमने आपको बताई भी थी। देखो, जब क्रिया के संपन्न होने में जो है तो संदेह प्रकट हो, जो क्रिया हमारी होती है उसको संपन्न होने में अगर हमें संदेह प्रकट होगा, लेकिन उसकी जो है वर्तमान में कोई संदेश नहीं हो, परंतु उनकी वर्तमान में कोई संदेह नहीं हो, तब क्या हो जाएगा? ऐसा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे गाड़ी आती होगी, तो ये गाड़ी आती होगी, अभी हमें नहीं पता, तो ये पूर्ण नहीं हो पाता है, तो इसलिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाव वाच्य का उदाहरण है? देखो, भाव हमेशा महसूस किया जाता है, कभी आपको दिख नहीं सकता। तो मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक, ये आपको पुस्तक में पढ़नी, पुस्तक हो गई, ठीक, पढ़ना, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भी सही है। आम खाया जाता है, ये भी सही। धूप में चला नहीं जाता है, तो जो यहां पे जो चला नहीं जाता है ये भाववाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा। 18 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा शुद्ध? मैं आपका दर्शन करने आया हूं। अच्छा, आपका नहीं होना चाहिए, यहां पे आपके होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। इस बात के कहने में नहीं, इस बात को कहने में, ठीक। मैं अपनी बात से के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण, तो इनके में कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ठीक। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। देखो, बातें नहीं, एकाध बात होती है, एकाध बात और देखने में आती है, तो यहां पे बातें लिखा था, बातें नहीं होगा, एकाध बात होगा। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था, जब एक जैसे शब्द हो या विपरीत चिन्ह हो या जो शब्द रिपीट होते हैं, 2 बार लिखा जाए, उनके बीच में हमेशा एक चिन्ह ये लगता है, इसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। चिन्हों के बारे में देखिए, कल भी एक वीडियो एक क्वेश्चन आया था, आज भी आया है, पढ़ते रहिए भैया। नीचे दिए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़ों में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानना है। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, क्या पहचानना था? उनके जोड़े हैं, एक जोड़ा गलत है, अच्छा उसको पहचानना है, ये गलत जोड़ा, चलो ठीक। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, बिल्कुल सही है। आंच ना आने देना, तो जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, बिल्कुल सही। आसन डोलना, विचलित ना होना, हाँ ये बिल्कुल फिर इसका नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये नहीं होता है। आंच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष नहीं, बिल्कुल सही। आसन डोलना मतलब मन विचलित होना, ये होता है, क्या होता है? मन विचलित होना। आसमान टूट जा पड़ना, गजब का संकट पड़ना, बिल्कुल सही है। हर्ष का विलोम बताना है, हर्ष तो मतलब खुशी टाइप की होती है, तो हर्ष का मतलब यहाँ पे खुशी तो हो नहीं सकती, उल्लास भी नहीं हो सकता, आनंद भी। बचा विषाद, विषाद का मतलब दुख होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सही बर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवन्नत, श्रृंगार, मुश्किल,
मातृभूमि। तो यहाँ पे अगर हम लोग सही शब्द की बात करेंगे तो श्रृंगार बिल्कुल सही लिखा हुआ था। यहाँ पे बाकी सारे के सारे जो है गलत लिखे हुए थे। मुश्किल में पूरा सा बनता ही नहीं है, हमेशा आधा सा बनता है, तो यहाँ पे ये जो है गलत हो जाएगा। अवनति होता है, अवन्नति होता भी नहीं है। और मातृभूमि, ये त्रा में ता नहीं बनता, ऐसे लिखा जाता है मातृ भूमि। चलिए खैर, अजायब घर है देसी शब्द, तत्सम शब्द और विदेशी शब्द या संकर शब्द। तो अजायब घर जब जो है जो दो शब्दों से मिलकर बना है उसको संकर शब्द कहते हैं, जब दो शब्दों से मिलकर कोई शब्द बनता है। आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार, 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 अत्याचार और विचार। तो आचार, आचार का क्या कहा जाएगा? विलोम शब्द की आचार विचार होते हैं, वो लगभग एक जैसी चीजें हो जाती हैं। आचार का अनाचार हो जाएगा। उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रस्थान, पतन, विस्थापन या अनुत्थान। तो उत्थान, उत्थान का क्या हो जाएगा? उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्थान का पतन हो जाएगा। चलिए आज की जो क्लास थी, देखिए पूरे 25 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिए गए और आज का लेवल भी बहुत अच्छा था। तो कोशिश कीजिए कि इसमें हर हालत में आपको 20 क्या 22 नंबर आपको बनाने ही बनाने हैं। अगर 22 नंबर आप बना लेते हैं तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और आप उसमें अव्वल कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।